वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वर्णनात्मक तथ्य। इससे पहले भी जो क्लासेस होनी थी वो पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, तो आप पहले की क्लासेस चैनल पर विजिट करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगी। सारी क्लासेस आप एक साथ अब रिवाइज कर सकते हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी भी मैंने कंप्लीट कराई है। तो जो भी बच्चे ARO को टारगेट कर रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए आप इन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद अब जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के चलूँगी। तो एग्ज़ाम तक इन क्लासेस को फॉलो करते रहिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आ रहा है ARO को ही टारगेट करते हुए, साथ में UPPCS प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले की क्लासेस तो देखते ही रहिए। और जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें लग रहा है अभी भी उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, अब जो समय बचा है अच्छे से प्रैक्टिस करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ में जो भी सब्जेक्ट आपके वीक हैं उनके लिए क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में करते चलेंगे, साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आप अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में टेस्ट वैसे ही दिए जा रहे हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपको उन सेट में भी मिलेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाने, स्टेटमेंट वाइज, क्रोनोलॉजी वाले या जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम करंट अफेयर को लेकर के, एग्रीकल्चर, मिनरल डेटा, मिसलिनियस टॉपिक हैं, इनके लिए आपको कोई अलग से मैगजीन या कुछ और फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बचे हुए फैक्ट्स आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि पहला बताया गया है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 को इस पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रति वर्ष 23 दिसंबर, याद रखिएगा, इस दिन कृषक दिवस को मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस, जो कि कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, इसमें 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। और इस कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। हैदराबाद रियासत में सैन्य कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। प्रश्न आपसे पिछली बार पूछा भी गया है, कई आप पेपर्स में देख चुके हैं कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइस बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। भारत की जो स्वतंत्रता है, इसके समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। तो इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे और उसके बाद भारत छोड़ देंगे। उन्होंने ही कहा था, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। एटली ने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण करके शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी थी। और भीमराव अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। ये किससे संबंधित है? तो भीमराव अम्बेडकर से। और पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, उन्होंने ही की थी। माउंटबेटन योजना की बात करें तो 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना की गई थी। और 15 अगस्त 1947 की ये तिथि निश्चित की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे विधेयक को पारित कर दिया गया था। इसके बाद में विधेयक को जो राजकीय स्वीकृति है वो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से कब हुई? तो 31 मार्च 1947 को हुई थी। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा।
जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। 14 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। आचार्य जेबी कृपलानी का नाम याद रखना है। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था और इस त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतरिम अध्यक्ष ये बन गए थे, मतलब इनको नियुक्त किया गया था अंतरिम अध्यक्ष। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे। 14 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, इन्होंने मतदान किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर किचलू थे। ये विभाजन के प्रबल विरोधी थे। 14 और 15 अगस्त दोनों डेट याद रखिएगा। तो 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी नियत दिन से, और जब तक दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बलक्ष्मी ने गाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। R कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर KM पणिक्कर का क्या कहना था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो भारत का एकीकरण था। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया था और पिंडारियों का दमन किसने किया था? ये अगर आपसे पूछा जाता है तो हेस्टिंग्स ने किया था। पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 AD के आक्रमण के समय आता है और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे। कौन थे? तो चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां। तीनों का नाम याद रखिएगा, चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमियरे बंधुओं फ्रांस द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। GV मावलंकर, जो कि 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ये ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इनसे जब प्रश्न पूछा गया इस संदर्भ में तो इन्होंने क्या उत्तर दिया कि आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। आगे के कुछ तथ्य हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। इनका पूरा नाम है, ठीक है। 1891 में इनका जन्म हुआ था। 1956 में इनकी मृत्यु होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मृत्यु कब हुई? तो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी और मरने के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने भारत में अपनी शिक्षा पूरी की। बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा से छात्रवृत्ति इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद ये पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती थी। बाद में यही पार्टी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में परिवर्तित हो गई। बाद में अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाने का आह्वान करने के साथ साथ स्वयं भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ताकि वे जाति प्रथा के कारण उनके साथ हुए अन्याय और अपमान से छुटकारा पा सकें। उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। अब गुरुदेव की संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगला तथ्य है कि ये संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको प्रदान की गई थी। इनका जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1801 देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में जन्मे थे। तो इनका जन्म जो ईयर है वो याद रखिएगा 7 मई 1861, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी
किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महादेव देसाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। 1919 से 1920 में स्वामी विद्यानंद दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। विरोध प्रदर्शन बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी दरभंगा राज पर केंद्रित थी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, ये तीनों लोग थे। 1921 में प्रकाशित जो पुस्तक है गांधी वर्सेस लेनिन, इसके जो लेखक थे वो ऐसे डांगे थे। इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन 1977 वी.एस. नायपॉल द्वारा रचित उनकी इंडिया त्रय की दूसरी पुस्तक है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के बाद और बिफोर इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, नायपॉल द्वारा इनकी तीसरी भारत यात्रा पर लिखी पुस्तक है, जब यहाँ पर ये लिखने आए थे। रंगलाल, नवीन चंद्र सेन और हेमचंद बनर्जी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहमति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इसी खुशी में जिन्ना ने मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में आह्वान किया था। तो 22 दिसंबर 1939 को याद रखेंगे, मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। देखिए, अब आप लोग को लग रहा होगा मैम सिर्फ फैक्ट्स पढ़ती जा रही है, लेकिन इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। अब ये फैक्ट्स मैं पढ़ रही हूँ तो सुनने से एक दो फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, एक दो बार देखेंगे तो ये आपके काम आ जाएंगे। अगले अगर प्रश्न में कहीं पर आपको स्टेटमेंट मिलते हैं तो आप उन्हें सही कर पाएंगे। ठीक है। बाबू जगजीवन राम ने हमोल्ड जो कमीशन है इसके समय रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि कांग्रेस और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। माउंटबेटन ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। मुदकी भारत के पंजाब राज्य में है, इसके फिरोजपुर जिले में स्थित एक नगर है और 1845 में यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच मुदकी का युद्ध हुआ था। कब? 1845 में, जिसमें बहुत ही कठिनाई से ब्रिटिश जीत पाए थे। डी.के. कर्वे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के सचिव थे और जे.ई.डी. बेथुन ने कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बेथुन कॉलेज बन गया था। और बी.एम. मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध एक संघ की स्थापना की थी। यहाँ से मैच करने के लिए प्रश्न आ चुके हैं। अक्षय कुमार दत्त ने बाल विवाह के विरुद्ध चिकित्सकीय मत को रखने का काम किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब की गई? 1962 में डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने किया था, जिसका कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता व सलाह हेतु निर्माण किया गया था। 1949 ईस्वी में संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतरिम सरकार के अपने पूर्ववर्ती अनुभवों का स्मरण रखते हुए 10 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की बहस में कहा था, मैं इस सभा के रिकॉर्ड के लिए यह कहना चाहता हूं कि यदि पिछले 2 या 3 वर्षों में सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने देशभक्ति की भावना और निष्ठा से काम नहीं किया होता तो यह संघ समाप्त हो गया होता। डी.के. कर्वे, अभी आपने पढ़ा, ये विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। जे.ई. बेथुन के बारे में भी पढ़ चुके हैं और बी.एम. मालाबारी। ठीक है, ये बाल विवाह के खिलाफ एक संघ की शुरुआत किए थे और अक्षय कुमार दत्त ने बाल विवाह के खिलाफ मेडिकल राय का हवाला दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। और गण देवता पीपल एज गॉड पहली बार 1942 में प्रकाशित ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है। स्वतंत्र पट्टू स्वतंत्रता संबंधी गीतों के एक संकलन के लेखक सुब्रमण्यम भारती हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे। झांसी कमिश्नर बम केस में वर्ष 1930 में श्री शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 1930 से 1938 तक वे अंडमान की सेलुलर जेल में भी रहे थे। टी.वी. सप्रू इंडियन लिबरल फेडरेशन के नेता थे। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट एक डच यात्री था जो 17वीं शताब्दी में आगरा आया। फ्रांसिस्को का जन्म बेल्जियम में हुआ था और इंडियन नेशनल आर्मी में सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड ये ब्रिगेड शामिल थी। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने राज्य हड़प सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर करौली रियासत के विलय को मंजूरी देने से मना कर दिया था। तो आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट हो गया है।
जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए नंबर सामने दिए गए हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग का भी पोर्शन मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। और अब जो सीरीज़ स्टार्ट करूँगी मैं वो टॉपिक वाइज होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं 40 या 45 डेज़ की जो भी आपका समय बचा हुआ है उसके लिए मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो डेली दोपहर 1 बजे आप ये क्लास देख पाएंगे और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहा है RO के लिए, वो आप करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।